19 तारीख और चांद साहब का हमारे बीच से यूं चले जाना, ये बात कभी भुलाई नहीं जा सकती, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो मैं कभी भुला नहीं सकता और ना ही मैं उन्हें भुलाना चाहता हूँ। चांद साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात, उदय भानु हंस जी की ज़िंदगी पर जब एक वृत्त चित्र का बनना और मेरा चांद साहब से मिलना, उसके बाद ये सिलसिला बातों का शुरू होना और फिर मेरा मुल्तानी सरहदज़ादे नाम का एक प्रोग्राम करना और उसमें चांद साहब का शिरकत करना और उनका ये कहना कि मुल्तानी सरहदज़ादा तो ये है। हालांकि वो कार्यक्रम उन 5 मुल्तानी सरहदज़ादों के बारे में था जो हमारे उस प्रोग्राम में आए थे। और उसके बाद चांद साहब का मेरे साथ कई कई देर तक लंबी लंबी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का शुरू हो जाना और इसके बाद शुरू हुआ चांद साहब के दिल में मेरा घर करना, ऐसा चांद साहब का कहना। और उसके बाद जब भी चांद साहब को कुरुक्षेत्र की तरफ आना होता या उनका कोई मुशायरा होता तो वो मुझे इत्तला करते और मेरा उनसे मिलने जाना और वहाँ पर जितने भी लोग होते उन सब से पहले मुझे ये पता होना कि चांद साहब कितने बजे आ रहे हैं और क्या सुनाएंगे। और मेरा चांद साहब को जाकर मिलना और उस दरमियान जब चांद साहब भीड़ से घिरे होते और अगर मेरा पीछे से जाके चांद साहब को यूं हाथ लगाना, उन्हें छूना और चांद साहब का वो मुड़कर मुझे गले लगाना, वो गरम जोशी वाली जप्फी, जादू की जप्फी, वो मेरे लिए कमाल की होती थी। और ये मिलना और ज़्यादा मजबूत हुआ जब उनको लैया से कॉल आता कि चांद साहब आपका वो वीडियो देखा था जो केशव ने बनाया था। तो उसी वक्त, उसी लम्हा चांद साहब का मुझे कॉल आना और मुझे खीसे भर भर के दुआओं और मोहब्बतों से मुझे लबालब भर देना, मुझ पर उड़ेल देते थे बड़ी सारी दुआएं और मोहब्बतें, खुशियाँ, और बस मैं शब्दहीन हो जाया करता था। और इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और बहुत सारी बातें हैं। उन बातों को अलग करता हुआ अगर मैं ये कहूँ कि फिर आया वो दिन जब चांद साहब को हरियाणा का सबसे बड़ा अवार्ड मिला साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। तो उस प्रोग्राम में उनका ख़ुद मुझे ये कहना कि केशव मैं उस प्रोग्राम में जा रहा हूँ, और मैंने ये कहना कि नहीं वो तो मतलब जब उनका ये कहना होता कि तुम आ रहे हो तो मैंने ये कहना कि नहीं वो तो कुछ बड़े लोगों का और स्पेशल लोगों का है, तो उनका ये कहना कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ और तुम मेरी तरफ से आ रहे हो। और मेरा वहाँ पे पहुँचना और मेरा वहाँ पे जाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद होना कि मुझे चांद साहब को वहाँ पे सम्मानित होते हुए कैप्चर करना है, मुझे उनको देखना है, क्योंकि मैं उस लम्हे को उनके परिवार की तरफ से अटेंड करता। और ये सारे सिलसिले को देखकर कुछ लोगों की सरगोशियाँ से शुरू हुई कि चांद साहब वो लड़का कौन है जो आपके साथ होता है, या चांद साहब वो कौन है जो आपसे गले मिल रहा था। और कमाल की बात ये है कि चांद साहब ने कभी भी मुझे मतलब जब भी मैं उनके पैरों को हाथ लगाता तो वो मुझे उठाकर गले लगा लिया करते थे। तो चांद साहब उन लोगों को ये जवाब दिया करते कि वो मेरा बेटा है, और मैं उस वक्त फूल कर और चौड़ा हो जाया करता कि चांद साहब मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं। और मुझे अच्छे से याद है उसी दिन जिस दिन चांद साहब को वहाँ पे नवाजा जा रहा था और
अवार्ड्स और शालों के बीच चांद साहब फूल मालाओं के साथ लदे हुए थे। तो मैंने कहा कि चांद साहब मुझे दुबई जाने का मौका मिल रहा है। तो चांद साहब ने कहा कि तुम अकेले जा रहे हो और मैं? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो मतलब कि ये वो। तो चांद साहब ने कहा कि भाई मैं भी चलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि चांद साहब आप तो घूमे हुए हो ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ तो नहीं घूमा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ एक वो सफ़र शुरू हुआ जो मैं पूरा सफ़र चांद साहब का मैंने कैप्चर किया। एक हीरो की तरह चांद साहब मेरे लिए थे। तो मैंने चांद साहब का हर वो पल कैप्चर किया जिस दौरान चांद साहब हवाई जहाज़ में बैठे और वापस आते हुए हवाई जहाज़ से उतरने तक के सफ़र को। और कमाल की बात यह है कि चांद साहब और मुझे जिस कमरे में रहना था, उस कमरे का जब हमें एक लॉकर मिलता है दुबई में, तो मुझे अच्छे से याद है। तो चांद साहब ने कहा कि कोड वर्ड क्या लिखना है? पासवर्ड। तो मैंने कहा था कि 1947 रख दो। वो मंज़र मुझे अच्छे से याद है। तो चांद साहब मुस्कुराए थे। चांद साहब जब सड़कों पे हमारे साथ चल रहे थे, मैं, संजय भाई, ज़हीर भाई, तो बातें करते हुए चल रहे थे, तो किसी ने उनकी आवाज़ को सुनकर मुड़कर ये कहा था कि तू सब पाकिस्तान तू हो? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं हिंदुस्तान तो आया, तो लिया था। तो चांद साहब की वो ज़बान ही थी जो उन्हें मुझसे जोड़े हुए थी, या सरहद पार के उन दीवानों से जोड़े हुए थी जो चांद साहब को दीवानगी की हद तक प्यार करते थे। हालांकि चांद साहब और मैं आशिक और माशूक की तरह घंटों घंटों फ़ोन पे लगे रहते थे उन दिनों जब मैं चांद साहब का दीवाना हुआ था। मैंने उनको सुना, मैंने उनको महसूस किया, मैंने उनकी ज़बान को जब सुना, मैंने उनके ज़बान के किए हुए काम को जब सुना, तो मैं उनका दीवाना हो गया था। और आज भी मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज़ नहीं है कि हाँ, मैं चांद साहब का आशिक हूँ। बहुत होंगे, बहुतों ने महसूस किया होगा, लेकिन मेरी तरह किसी ने कहा नहीं होगा। मैं पहला हूँ, मेरे बाद कोई कहे तो कहे। और चांद साहब को लोगों ने नाचते हुए नहीं देखा होगा। मैंने ही वो मंज़र कैप्चर किया था, और वो मंज़र बड़ा खूबसूरत था, जिसे मैं अक्सर देखता हूँ तो मैं खुशी के मारे पे मतलब उदास भी हो जाता हूँ, खुश भी हो जाता हूँ कि चांद साहब नाच रहे हैं। चांद साहब के परिवार के लोगों ने उस वीडियो को जब देखा था तो उन्हें बड़ी खुशी हुई थी। और मनोज भैया ने मुझे फ्यूनरल के बाद कहा था कि केशव, हम तो प्लान कर रहे थे कि चांद साहब अब ठीक हो जाएंगे तो तुम्हारे साथ एक बार फिर से वो दुबई घूमने जाएंगे, लेकिन ये सपना अधूरा ही रह गया। अच्छा लग रहा है केशव के साथ सफ़र करके। और दुबई मैं भी आज तक नहीं जा सका, केशव भी नहीं जा सके, तो ये और खुशी की बात है कि खूबसूरत जगह देखने के लिए हम जा रहे हैं और वहाँ कुछ 4-5 दिन बहुत अच्छे माहौल में रहने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं चांद साहब के साथ दोबारा घूमने जाऊं, और संजय भाई भी कह रहे थे कि नहीं। और चांद साहब की एक फरमाइश और थी, वो चाइना घूमना चाहते थे, जो संजय भाई घुमा सकते थे। और वो ये भी चाहते थे कि मैं और केशव एक बार पाकिस्तान जाएं, मैं उन्हें अपना लैया दिखाऊं, मैं उन्हें उन लोगों से मिलवाऊं जो मुझे मतलब हद तक प्यार करते हैं। और लेकिन ये सपना भी अधूरा रह गया। हालांकि ये सपना पूरा होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने
उस सपने को पूरा होने नहीं दिया। मैंने पहले कभी ये किस्सा नहीं बताया। हुआ कुछ यूँ था कि 2019 के एंड में लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा लिटरेरी प्रोग्राम हो रहा था, और उस टाइम चांद साहब ने मुझे कहा कि तुम मुझे अपना पासपोर्ट भेजो, हम लोग जा रहे हैं। मैंने पासपोर्ट भेज दिया था, और उसके बाद उनका मुझे कॉल आया कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो मैंने वजह पूछी, तो चांद साहब ने कहा कि वो लोग $150 मांग रहे हैं उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैंने कहा कि लेकिन बुला तो वही लोग रहे हैं ना, हम थोड़ी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात मैंने ही उन्हें कही। तो मैंने कहा कि नहीं, हमें नहीं जाना, हमने बिल्कुल नहीं जाना कि वो बुलाएं और वही पैसे मांगें। तो हम लोग नहीं गए थे। नहीं तो मैं जाता तो चांद साहब का जो मैं केयर टेकर बन के जाने वाला था, वहाँ चांद साहब मुझे अपने साथ रखते, मैं उन सभी लोगों से मिलता जो उस बहुत बड़े फंक्शन में आए हुए थे। ये एक लिटरेरी प्रोग्राम था। तो चांद साहब का वो सपना भी अधूरा रह गया कि वो केशव को लेके जाएं। लेकिन अब जब लिया से जब मुझे कॉल या फ़ोन्स आते हैं, स्पेशली जब नगमा जी का आता है, नगमा आंटी का आता है, तो वो मुझे अक्सर एक बात कहती हैं कि चांद साहब के बाद तुम उनकी निशानी हो। ये बात उन्होंने कही है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि क्यों, भला कैसे। तो लगता है कि ठीक है, चार महीने हो गए हैं, लेकिन चांद साहब छोड़िए, बहुत सारी बोरियत वाली बातें मैंने बता दी हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ मैंने इसलिए बताई हैं कि इन बातों को बताने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि ये वाली बातें मैं चांद साहब के साथ बैठ के बताना चाहता था। किसी के साथ जब चांद साहब के बारे में बातें करता तो मैं ये बातें बताता, लेकिन मुझे लगा नहीं, कहीं मेरे से भी ये मौका ना निकल जाए। कल का क्या भरोसा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैंने दुनिया भर के लोगों के वीडियो बनाए हैं, और मैंने सबको इस दुनिया से जाने के बाद उनके श्रद्धांजलि वीडियो भी बनाए हैं। वो कौन होगा जो एक वीडियो बनाएगा और वो कहेगा कि केशव मुल्तानी नहीं रहा। आएगा एक दिन वो भी, और उस दिन से किनारा नहीं किया जा सकता। हाँ, वो और बात है कि ये बात सुनकर मेरे कुछ लोग मुझे ज़रूर ये कहेंगे कि ऐसा सोचते भी नहीं, ऐसा बोलते भी नहीं, स्पेशली वो लोग जो मेरे ब्लड रिलेशन में हैं। लेकिन सच्चाई है ना कि कोई तो होगा जो वीडियो बनाएगा, लेकिन तब शायद पाकिस्तान से भी कुछ लोग वीडियो बनाएंगे कि मेलसी वाला केशव मुल्तानी नहीं रहा। सॉरी, बस ये थी चांद साहब की कुछ बातें, और जो मैं इस महीने 19 तारीख को याद कर रहा था। आगे जब भी मौका मिलेगा या ज़िक्र आएगा चांद साहब का, तो कुछ और शायद बातें होंगी, वो भी बताऊंगा।